हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में इससे पहले हमने 2 पार्ट चेक किए, जिसमें पहला पार्ट हमने इंट्रोडक्शन के लिए चेक किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स या जो एंजाइम्स उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में एक सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ से ली थी। नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सबसे पहली जो एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला पार्ट हमारा माउथ कैविटी होती है, उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। अपने टीथ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ऑल एंड ऑल, वो सारी चीज़ें चेक की। सेकंड पार्ट में हमने जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनके एंजाइम्स के बारे में, उनका जो जॉब होता है कि मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सेक्रीट होता है उसका क्या काम होता है। और थर्ड पार्ट हमने उसमें टंग पढ़ा था। अब हमने इससे पहले यही बताया था, लास्ट जो पॉइंट हमारा था कि जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो सलाइवा सेक्रीट हुआ उसके साथ फूड मिला, दांतों से हमने उसको चबाया, उसके बाद उसको एक म्यूकस के साथ मिल करके जो स्ट्रक्चर उस टाइम पे हमारा फूड का बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। अब वो बोलस माउथ के अंदर आ गया, अब वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इसोफेगस में। सो नेक्स्ट पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का हमारा आता है वो है माउथ के बाद। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि माउथ के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आया हमारा वो आया इसोफेगस का। इसोफेगस में एज सच किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये सिंपली एक पैसेज होता है माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो इसमें एज सच कोई डाइजेशन या कोई किसी भी तरीके का जो एंजाइम होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। सो इसोफेगस में जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि सबसे पहली चीज़ ये होती है, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है और तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये सिंपली एक पैसेज प्रोवाइड करता है हमारे बोलस को। बोलस मतलब वो खाना जो कि माउथ के अंदर सलाइवा के साथ मिल करके एक फाइनल स्ट्रक्चर में आया, उसको हम क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। ये जो इसोफेगस है ये सिंपली उस बोलस को एक पैसेज देता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक फॉर फर्दर डाइजेशन। सो नो डाइजेशन अकर्स इन इसोफेगस। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है बोलस मूव्स टू स्टमक थ्रू पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस क्या होता है, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली मूवमेंट के लिए। आपको पता है जब तक आपका खाना आपके मुंह के अंदर रहता है, आप उसको काटते हो, चबाते हो, सलाइवा के साथ मिक्स करते हो, वो जो भी प्रोसेस है वो वॉलंटरी प्रोसेस होती है। वॉलंटरी का मतलब वो आपके कंट्रोल में होता है। आप अपने खाने को यहाँ ले जाइए, इस साइड में ले जाइए, ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, ज़बान का मूवमेंट है, वो सारा का सारा मूवमेंट आपके अपने कंट्रोल में होता है, जिसको कि हम वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। एक बार आपने उस खाने को, मतलब जो बोलस था हमारा, उसको अपने मुंह से नीचे की तरफ पुश किया और जैसे ही वो इसोफेगस में आया वो आपके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। फिर आप उसको घुमा फिरा नहीं सकते, पलट नहीं सकते हैं। वो अलग बात है कि आप फोर्सफुली अपनी उंगली जो है वो हलक में डालें और उसके बाद उसको बाहर निकाल दें, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट मेन चीज़ है नॉर्मली आप उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। वो बोलस एक बार आपके माउथ से नीचे गया, अब वो बोलस इसोफेगस में आएगा, इसोफेगस से स्टमक में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद डाइजेशन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही ये बोलस आपके इसोफेगस में आया तो वो आगे कैसे बढ़ता है। समझ रहे हैं इस बात को कि कैसे वो माउथ से इसोफेगस में आया, इसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो बाहर की तरफ हमारे एनस के थ्रू जो है वो बाहर हो जाता है। फूड का ये जो मूवमेंट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि पेरिस्टालसिस ही वो मूवमेंट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जिसके थ्रू फूड जो है स्टार्टिंग फ्रॉम इसोफेगस अप टू एनस जो है वो मूव करता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि बोलस मूव्स टू स्टमक फ्रॉम इसोफेगस थ्रू पेरिस्टालसिस। ये मूवमेंट जो है ये एक तरीके का मूवमेंट होता है।
ये एक तरीके का क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। और इसके थ्रू ही थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है और जिसमें कि फूड आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये 3 पॉइंट थे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है इसोफेगस में। जो खाना हमारे माउथ से निकला इसको अब हम क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। और ये बोलस जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो है जिस प्रोसेस के थ्रू मूव करता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ओके, सो इसोफेगस में एज सच कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, सिंपली आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का वो हिस्सा जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन जो है वो नहीं होता है या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो वो होता है हमारा इसोफेगस। आपको पता होना चाहिए ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है। माउथ में जो फूड हमारे पास था चबाने और काटने और सलाइवा के एक्शन के बाद उसको हमने बोलस बोला। बोलस आगे बढ़कर के स्टमक और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और देन एनस के थ्रू बॉडी के बाहर हो जाता है। ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है और इस जो ये मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। अब हमारे पास बात आती है, जैसे ही ये खाना इसोफेगस के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, हमारे स्टमक में पहुँचेगा। ठीक है, स्टमक को अगर आप समझना है इसके स्ट्रक्चर को बेसिकली शुरुआती लेवल पे, तो आप ऐसा समझिए कि स्टमक एक तरीके का घर है जिसमें बेसिकली 3 कमरे हैं और 2 दरवाजे हैं। समझिए इस बात को। मैं जैसे यहाँ पर एक चीज़ ये बना देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपका स्टमक है, ओके, और यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई और ये आपका इसोफेगस है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इसोफेगस हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ओके, तो इसको ऐसे समझिए कि अभी मैं बताऊंगा स्टमक के स्ट्रक्चर में, यहाँ पर बेसिकली 2 कंट्रोल वॉल्स होते हैं जिनको कि हम स्फिंक्टर वॉल बोलते हैं। क्या होता है, स्फिंक्टर वॉल। इन वॉल्स का काम क्या होता है, एक स्टमक के शुरू में होता है और दूसरा स्टमक जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर होता है। ये एक तरीके के चेक वॉल हैं। चेक वॉल का मतलब जो कि एक तरफ के मूवमेंट को ही कंट्रोल करते हैं, लाइक चीज़ अंदर आ जाएगी बाहर नहीं जाएगी, तो 1 वे जो है इनका काम होता है। अब आप अंदर से बहुत प्रेशर लगा देंगे तो बज़ाहिर है कि वो बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, बट नॉर्मल कंडीशन में ये सिर्फ एक तरफ के, मतलब इस तरीके के प्रोसेस को ही जो है, इस तरीके के मूवमेंट को ही जो है वो कंट्रोल करते हैं। लाइक चीज़ बाहर से स्टमक के अंदर आ जाएगी, बट अगर आप चाहें कि स्टमक के अंदर से ये चीज़ वापस चली जाए तो ये इसको कंट्रोल करता है। इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में होता है। तो जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है इसमें बेसिकली 2 दरवाजे होते हैं, पहला अंदर आने के लिए और दूसरा जो कि इसोफेगस और स्टमक के बीच होता है, और दूसरा वॉल जो होता है या दूसरा जो दरवाज़ा होता है, समझने के एतबार से मैं बता रहा हूँ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच होता है। इन वॉल्स को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं कॉमनली स्फिंक्टर वॉल्स। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर वॉल। अब इनकी पोजीशन के हिसाब से इनके 2 नाम हो जाते हैं। अगर ये जो कि इसोफेगस के साथ कनेक्टेड है स्फिंक्टर वॉल, उसको इसोफेगस स्फिंक्टर बोल दिया, जो कि स्टमक और इसोफेगस के बीच में होता है। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आया है इसोफेगस के बाद वो है स्टमक। स्टमक में ये पॉइंट वाइज यहाँ पर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो लिखी है, जिसको कि हमें 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करना है। ओके, सो पहली चीज़ है हमें इनके वॉल्स के बारे में पढ़ना है अपने स्टमक के। जो वॉल्स हमारे पास होते हैं स्टमक में 2 होते हैं। स्टमक में क्या होते हैं, 2 तरीके के वॉल होते हैं, पहला और दूसरा, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको कि जो फूड का जब मूवमेंट होगा पेरिस्टालसिस के थ्रू, तो ये इसोफेगस से स्टमक में आएगा और स्टमक से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्टमक के अंदर
आने के लिए और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले दो जो हैं वो दरवाजे हैं, नंबर 1 नंबर 2, इनको की कॉमनली स्फिंक्टर वॉल बोलते हैं। अगर वो इसोफेगस के साथ कनेक्टेड है तो उसको इसोफेगस स्फिंक्टर बोलेंगे, स्फिंक्टर, ओके। और जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है यहाँ पर स्टमक का जो वॉल होता है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि स्टमक के तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। ये जो लास्ट पार्ट होता है इसको पाइलोरस बोलते हैं, इसीलिए इस वॉल का नाम जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर पड़ता है। ओके, अभी मैं थोड़ी देर में जब हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे और स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टमक के पार्ट्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। अभी हमने बात की वॉल की, तो इसोफेगस और स्टमक के बीच का जो वॉल है उसको हमने इसोफेगस स्फिंक्टर बोला। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो वॉल है इसको हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला। स्फिंक्टर वॉल होता है जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इसोफेगस स्फिंक्टर क्या होता है या पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पाइलोरिक स्फिंक्टर, ओके। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जल्दी ज़बान पे नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टडी ऑफ स्टमक जो होती है इसको गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हमारा जो स्टमक होता है इसको हम गैस्ट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो। और गैस्ट्रो की स्टडी को जो है वो गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो जो स्टमक की स्टडी होती है उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, जो ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंडर हम स्टमक की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोलॉजी। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रीगर्जिटेशन। क्या होता है ये? रीगर्जिटेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब आपको पता है जो घास फूस खाने वाले एनिमल्स हैं जो पत्तियां खाते हैं, आपको पता है पत्तियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? सेलुलोज। जो उसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज वगैरह की बनी होती है आगे। उसमें सेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा होता है। जब कोई जानवर पत्तियां और ये साग सब्जियां या हरी चीज़ें जब खाता है और खाने के बाद जब वो स्टमक में जाता है मुंह से चबाने के बाद, तो क्या होता है कि वो कंप्लीटली जो है वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, कंप्लीटली उसको तोड़ नहीं पाते हैं। तो जानवर क्या करते हैं कि उसको खा करके अपने स्टमक में स्टोर कर लेते हैं और दोबारा जो है वो उसका एक बैकवर्ड मूवमेंट चलता है स्टमक से, वो उस खाने को वापस अपने मुंह के अंदर लेकर के आते हैं और फिर धीरे धीरे उसको चबाते रहते हैं ताकि डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो फर्दर जो है उसका पूरा कंटेंट उनको मिल जाए। ओके, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीगर्जिटेशन। फूड फ्रॉम स्टमक कम्स अगेन टू माउथ टू च्यू। जो चबाने के लिए दोबारा खाने को हम अपने माउथ में ले करके आते हैं जानवर और उसको चबाते रहते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन में मैंने जैसा बताया उसका रीज़न सिंपली यही होता है कि जो साग सब्जियां होती हैं, हरी चीज़ें होती हैं, वो वही खाते हैं और उसमें उनका कंटेंट ज़्यादा होता है सेलुलोज का। अब सेलुलोज जो है वो जल्दी पचता नहीं है, लाइक उसका डाइजेशन लेट में होता है, इसलिए वो क्या करते हैं बार बार वो जब स्टमक में जाता है तो दोबारा उसको जो है वो माउथ में लेके आते हैं, फिर चबाते रहते हैं, फिर स्टमक में डालते हैं, फिर उसका बैकवर्ड मूवमेंट ले करके आते हैं उसको माउथ में, फिर चबाते हैं। उससे क्या होता है वो बिल्कुल बारीक धीरे धीरे टूट करके वो जो उनको उसमें से जो कंटेंट चाहिए होता है डाइजेशन के बाद वो उनको इस प्रोसेस के थ्रू मिलता है जिसका नाम है रीगर्जिटेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टमक के लिए कि ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ब्रॉडेस्ट पार्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट अगर एलिमेंट्री कैनाल का कोई है तो वो है स्टमक, जिसकी की कैपेसिटी अराउंड 1.5 लीटर के करीब होता है। 1 पॉइंट मतलब एक बार में जो कंटेंट हमारे स्टमक के अंदर आ सकता है वो तकरीबन 1.5 लीटर की कैपेसिटी का हमारा स्टमक होता है। तो ये जो है अभी हमने जो पढ़ा इसोफेगस के बारे में और उसके बाद स्टमक के बारे में एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमने ली है। अब हम क्या चेक करेंगे कि हमारे स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक जिसको बोलेंगे, और हर एक पार्ट में
कौन सा एंजाइम या उसका काम क्या होता है, और उसी के हिसाब से इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। अगर यहाँ पर मैं एक बार और बता देता हूँ, ये जो वॉल्स का है आपको ईज़िली जो है वो समझ में आ जाना चाहिए कि जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में है उसको इसोफेगस स्फिंक्टर बोलते हैं, और जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल बोला जाता है। ओके, जो स्टमक की स्टडी होती है उसको गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। रीगर्जिटेशन की जो प्रोसेस होती है वो मैंने समझा दिया कि एनिमल्स में दोबारा से स्टमक से फूड जो है वो माउथ में आता है और वो फिर उसको चबाते हैं और वापस लेकर के स्टमक में जाते हैं, जिसको कि रीगर्जिटेशन बोलते हैं। स्टमक जो होता है ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है और इसकी कैपेसिटी अराउंड 1.5 लीटर होती है। अब हम चेक करेंगे स्टमक का स्ट्रक्चर और उनसे रिलेटेड उस पर्टिकुलर पार्ट में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे हमारा जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किस पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो सेक्रीट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और लास्टली फिर वो कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल जाता है। ओके, हमारे पास जो अब पढ़ने के लिए है ये इसका लास्ट पार्ट है कि स्टमक हैज़ 3 पार्ट्स। ओके, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। कार्डिया जो होता है, चूँकि आपको पता है कि वो चूँकि हार्ट के करीब होता है इसलिए उसको कार्डियक से जो है वो रिलेट करके इसका नाम कार्डिया रखा जाता है। अगर आप इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टमक है, ये इसोफेगस आया, ये हमारा स्टमक हो गया, ऐसा करके इस तरीके से। तो जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पर इन दोनों पोजीशंस पे हमारे पास स्फिंक्टर वॉल्स होते हैं और ये 3 पार्ट, इसमें जो ये वाला पार्ट है शुरुआत का इसको हम कार्डिया बोलते हैं, ये जो बॉडी होती है ये पूरी, ये जो पार्ट है इसको हम फंडस बोलते हैं, और लास्ट वाला जो पार्ट है इसको हम पाइलोरस बोलते हैं। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, इन तीनों पार्ट में सबसे पहला पार्ट आता है कार्डिया। कार्डिया में जो मेन हमारे पास जो पढ़ने वाली चीज़ है वो HCl के बारे में है कि स्टमक के अंदर कार्डिया ही वो पार्ट होता है जहाँ से HCl जो है वो सेक्रीट होता है। अब आपको पता है कि HCl जो है वो स्टमक के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। उसका रीज़न क्या है, उसका यहाँ पर मैंने रीज़न लिख दिया। सबसे पहले देख लीजिए आप कि जो कार्डिया में HCl जो सेक्रीट होता है वो कहाँ से सेक्रीट होता है, वो पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो स्टमक की वॉलिंग होती है अंदर वाली, जिसको कि हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा बोलते हैं, उसी में से कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम है पैराइटल सेल्स, और यहाँ से क्या सेक्रीट होता है HCl। कहाँ पर? इस पार्ट में, इस पार्ट में जो है वो HCl हमारा सेक्रीट होता है इस पार्ट से। ओके, HCl सिक्रीट हुआ। HCl कहाँ से सिक्रीट हुआ वो बता दिया। इसके बेसिकली 3 काम होते हैं। कौन से? पहली चीज़ किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मुंह के अंदर जो है वो टाइलिन जो मैंने बताया था आपको, उसके अलावा जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम जो सलाइवा में पाया जाता है। लाइसोजाइम का मेन काम क्या होता है? लाइसोजाइम जो होता है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइसोजाइम से बच गया और वो स्टमक में आ गया तो ये HCl उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर किल करेगा। पहला काम हो गया। दूसरा काम हो गया प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक वॉल, जो कि जो स्टमक होता है उसकी वॉलिंग को जो है वो प्रोटेक्ट करता है फूड मटेरियल या किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से। थर्ड जो पॉइंट होता है कि स्टमक में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन HCl की प्रेजेंस में क्या होता है? पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, या आप इसी को कह सकते हैं कि पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिनोजेन की एक्टिव फॉर्म है। तो ऑलरेडी प्रेजेंट जो हमारे पास पेप्सिनोजेन होता है स्टमक में, वो HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। और पेप्सिन ही वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। जैसे आपको पता है कि स्टमक के अंदर जो मेन डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? पेप्सिन चाहिए। पेप्सिन कैसे बनता है? पेप्सिनोजेन से। HCl की प्रेजेंस में यही पेप्सिनोजेन जो है वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसका नाम है पेप्सिन, और ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके,
नेक्स्ट चीज, इनर लेयर ऑफ स्टमक इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा विच प्रोवाइड्स बेस टू बैलेंस HCl। अब आपके दिमाग में ये चीज़ होती है, हमेशा जो है वो हर एक टीचर इस पॉइंट को आपके सामने रखता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि HCl इतना ख़तरनाक होता है और इसको आपको पता है कि इसका pH जो होता है स्टमक के अंदर करीब 2 के होता है। जो इसका pH ये जो मेंटेन करते हैं ये 2 के आसपास जो है वो मेंटेन करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टमक का जो कंडीशन होती है, स्टमक का जो नेचर है इस टाइम पे HCl की प्रेजेंस में, वो हाईली एसिडिक होता है। अब एसिड क्या करता है, वो तुरंत जो है किसी भी चीज़ को मेल्ट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो स्टमक डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाता अगर स्टमक के अंदर इतना HCl है तो। और स्टमक आपको पता है कि करीब जो है वो पर डे करीब 1.5 लीटर जो है वो ये तो दूसरी चीज़ है कि जो HCl होता है वो तकरीबन 1.5 लीटर जो है वो HCl हमारे पास से सिक्रीट होता है और जो कि धीरे धीरे हमारे डाइजेशन को प्रोसेस में लेके आता है। इसका pH जो होता है वो स्टमक के अंदर करीब 2 होता है। इतना pH कम होने के बावजूद भी स्टमक हमारा डाइजेस्ट नहीं होता या स्टमक हमारा गलता नहीं है। उसका सिंपल रीज़न है कि जो पेट की जो इनर लेयर होती है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की बनी होती है और गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या करता है, बेस का सेक्रीशन करता है जो कि जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, वो क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये मेन काम होता है क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा का, कि वो जो HCl है उसको बेसिक मीडियम देता है और वहाँ से वो चीज़ जो है वो बैलेंस हो जाती है या न्यूट्रलाइज हो जाती है HCl। तो ये काम होता है कार्डिया का। ये फर्स्ट पॉइंट था जो कि हमने HCl के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर पढ़ा। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास फंडस का। ये जो बॉडी कहलाती है, सेंट्रल पार्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। फंडस में ऐसा सच कुछ होता नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ इसमें नहीं होती है। पहली चीज़, कीप द फूड इन स्टमक, ये एक तरीके का जो है वो एक कह लीजिए कि फूड को थोड़ा ज़्यादा देर जो है वो स्टमक के अंदर रखने का काम करती है, वो स्पेस प्रोवाइड करती है। और इसमें कुछ ऐसा स्पाइक से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसा करके इसकी वॉलिंग पे ऐसा करके जो है वो स्पाइक्स से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रुगाई बोलते हैं। रुगाई, रुगाई एक प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर जो है रुगा होता है अगर आप ई हटा दें तो रुगाई जो होता है वो स्पाइकल स्ट्रक्चर होते हैं विच हेल्प्स इन स्टमक मूवमेंट ऑफ फूड, जो कि फूड को इधर कार्डिया से लेकर के जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं। ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं ये जो रुगाई स्ट्रक्चर होते हैं, स्पाइकली स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फंडस में एज सच कोई काम उस तरीके का होता नहीं है। 2 स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बता दिए हैं, 2 मेन पॉइंट है फंडस के बारे में जो कि यहाँ पर लिखे हो गए हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास पाइलोरस। ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस। और यहीं पर हमारे पास क्या सेक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस आपको पता है कि स्टमक में जो एंजाइम्स वगैरह या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहीं पर पाई जाती हैं पाइलोरस में ही, और वो क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं जो कि फर्दर जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। पाइलोरस में क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 2 चीज़ें होती हैं, पेप्सिन होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। 2 तरीके के एंजाइम होते हैं, पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके, सो पाइलोरस ही मेन है जहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं और उनसे क्या सेक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, 2 मेन एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को जो है वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना, और गैस्ट्रिक लाइपेज का काम है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। Every day 3 liters of gastric juice secreted, excess secretion causes peptic ulcer। जो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस जो मैंने अभी बताया ये सेक्रीट होते हैं अराउंड 3 लीटर एक दिन में।
और अगर उनका एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है तो आपको पता है कि चूँकि उसमें HCl वगैरह का कंपोनेंट होता है तो वो क्या कर देते हैं, पेप्टिक अल्सर, वो अंदर की जो वॉल है उसको डैमेज कर देते हैं, अल्सर मतलब ज़ख़म जैसा बन जाता है और वो आपको जो है वो फर्दर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो एक्सेस सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या कॉज करता है, पेप्टिक अल्सर। अल्सर का मतलब क्या होता है, सिंपल ज़ख़म हो जाते हैं आंतों में, जिसको हम बोलते नहीं है पेट में या आंत में ज़ख़म हो जाते हैं, वही चीज़ है। ओके, आफ्टर डाइजेशन अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा यहाँ पर कि जो बोलस हमारा इसोफेगस स्टमक में आया था, स्टमक में पहले वो कार्डिया में गया, फिर फंडस में गया, फिर पाइलोरस में गया, कार्डिया में HCl से मिला और इस तरीके से पेप्सोनेजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ और प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस पूरे उसके बाद जो हमारे पास फूड बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। कि स्टमक में जो फूड मटेरियल होता है, ये जितना भी डाइजेशन के बाद और HCl और गैस्ट्रिक जूस से मिलने के बाद, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो फूड बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि माउथ में डाइजेशन के बाद जो होता है उसको हम बोलस बोलते हैं, स्टमक में उसी प्रोसेस के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो ये था हमारा डाइजेशन इन स्टमक। यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म होती है, क्यों? क्योंकि जैसे ही पाइलोरस में डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल जो था ये फूड को जाने देगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसमें आता है वो आता है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और वही लास्ट होता है। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा कुछ होता नहीं है, एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, तो होपफुली नेक्स्ट पार्ट में हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमने जो पढ़ा आज डाइजेस्टिव सिस्टम में थर्ड पार्ट डाइजेशन इन स्टमक, जिसमें कि मैंने आपको बताया सबसे पहले इसोफेगस के बारे में, उसके बाद हमने स्टमक के बारे में थोड़ा सा, उनमें कौन से वॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, गैस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ होती है, या बाकी की चीज़ें जो हमने पॉइंट वाइज पढ़ी वो डिस्कस करी, स्टमक के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस, और HCl का क्या काम होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम्स, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज पाए जाते हैं, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, काइम क्या होता है, HCl को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि हमारा डाइजेशन, एक्चुअली मेरी कोशिश यही है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ ताकि एक वीडियो लंबा ना हो और आपको पार्ट वाइज एलिमेंट्री कैनाल में हर एक पार्ट का अपना एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे और आपको समझने में आसानी हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में होपफुली इसको ख़त्म करते हैं।